जिस तरह वायलेंस है पूरे देश में और बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, ये क्यों हो रहा है? जो नौजवान फौज में जाने वाले थे वो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे, वायलेंस कर रहे हैं, आखिर क्यों? मैं इस सवाल पे आऊंगा, वायलेंस पे आऊंगा, लेकिन मैं आपके जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनसे मैं एक बात यहाँ पे अपील करूंगा कि आर्मी में जाने के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो नाराजगी है उसको कहते हैं ना, आइसोलेशन में अलग थलग करके मत देखिए। रेलवे का मैसिव प्राइवेटाइजेशन हुआ। मैं पटना से आ रहा हूँ, बिहार से। मैं जब खुदाबख्श लाइब्रेरी में मैं ग्रेजुएशन करता था और हम लोगों को पढ़ने के लिए जगह नहीं होती थी, तो हम लोग लाइब्रेरी में जाके कर्जन रीडिंग रूम में पढ़ते थे। शायद मैं वाहिद ऐसा वहाँ पे तालिब इल्म था जो मैं अपने कोर्स की पढ़ाई करता था और मैं अखबारात का मुताला करता था, क्योंकि मेरे अंदर में चाहत थी कि मैं जर्नलिस्ट बन जाऊं। तो मैं सरकारी नौकरी की तैयारी मैं नहीं करता था उस तरह से, बाकी सारे लोग तैयारी करते थे। अब हमारे जो दोस्त हैं जो क्लर्क की जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, वो रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, वो गैंगमैन की भी तैयारी कर रहे हैं, वो बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो जो नौजवान आर्मी की जो नौकरी कॉन्ट्रैक्चुअल हो गई, उसके लिए जो गुस्से में आया हुआ है, तो उसका सिर्फ वाहिद गुस्सा आर्मी की वजह से नहीं है, आर्मी की वजह से तो है ही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उसकी रेलवे की नौकरी भी अपने खाली। बैंक और पीओ के अंदर में, बैंक के अंदर में पीओ होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसकी बड़ी नौकरियां निकलती थी, मैं आपको बताता हूँ। और बड़ा उसका ये था, क्रेज था उसके अंदर में, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत क्रेज था। लोग कहते थे एक बार पीओ बन गए तो क्या फ्लैट मिलता था और गाड़ी मिलती थी और बढ़िया जगह पर शादी हो जाती थी। लोग ऐसे ख्वाब देखते थे। वो प्रोबेशनरी ऑफिसर का भी जॉब खत्म हो गया आपका, या कम हो गया, जो भी कहिए। उसके अलावा एसएससी बहुत सारा जॉब लेते थे, एसएससी। तो हमारे एक दोस्त थे, वो एसएससी की तैयारी करते थे। तो वो क्या करते थे, अपनी कुर्सी के ऊपर एक तौलिया रखते थे, और तौलिया कहते थे कि मैं इसलिए तौलिया रखता हूँ कि आधी आधी से मैं आदत डाल रहा हूँ कि मैं जब बाबू बन जाऊंगा तो मेरी कुर्सी के पीछे भी एक सफेद तौलिया रखी जाएगी। तो एक दौर था जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग तैयारी करते थे। और मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में, और अभी की बीजेपी के जमाने में, और मनमोहन सिंह के जमाने में भी सरकारें पूंजीपतियों को, सरमायादारों के मफाद के लिए ही काम करती थी। ऐसा नहीं है कि कोई गरीबों के लिए काम करती थी, लेकिन कुछ गरीबों के लिए उसका हिस्सा निकल जाता था, कुछ 5%, 10%। तो उस जमाने में अगर आप जाके देखेंगे तो वो हजारों की तादाद में नौकरियां निकलती थी, अब नौकरियां जीरो हो गई। तो ये, इस गुस्से को कभी आइसोलेशन में मत देखिए। आप दूसरों की बात कहते हैं ना, हम पत्रकार, हम रिसर्चर क्या करते हैं, दूसरों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी हम अपने बारे में बात नहीं करते हैं। हम जैसे लोग, जो कि आज हमारे जो दोस्त बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे मौके हो जाएंगे, हम जैसे लोग पीएचडी करने के बाद आज गेस्ट फैकल्टी की वजह से यहां से वहां धक्के खाते हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा, हम डिग्री हासिल करने के बाद सबसे अच्छी जगह भारत के स्टैंडर्ड से, वहां से पढ़ने के बाद हम लोग आज धक्के खा रहे हैं, और 10,000 रुपये भी हमें सरकार नहीं दे पाती है। लेकिन काम हम वही करते हैं जिसके लिए, जिनको सरकारी नौकरी मिली, जिनको 80 या 90,000 मिला हुआ है, वही काम हम भी करते हैं। कितना बड़ा अन्याय है। अब आप कहेंगे कि नौजवान वायलेंस क्यों कर रहा है। हमारे बहुत सारे दोस्त फेसबुक पे लिख रहे हैं, आप एहतजाज कीजिए लेकिन वायलेंस मत कीजिए। मैं एक बात कह रहा हूं, तशद्दुद, वायलेंस, हिंसा क्या होता है। महात्मा गांधी जी को कहा जाता है कि वो अदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस के बहुत बड़े पुजारी थे। उनका बिल्कुल यकीन था। अलमबरदार थे, जी, उर्दू में बोलते हैं अपने तशद्दुद के अलमबरदार। जी, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, भारत छोड़ो तहरीक जब शुरू किया गया, और उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया, और बहुत सारे लोग जब जेल में चले गए, और उस जमाने में राम मनोहर लोहिया और दीगर लोग, अरुणा आसिफ और बहुत सारे लोग, जो अंडरग्राउंड उन्होंने जो मूवमेंट चलाया, और कई जगह रेल की पटरियां उखाड़ दी, थाना पे हमला हुआ, तो वो सवाल गांधी जी के ऊपर पूछा गया, आप इन मुजाहिदे आजादी ने जो तशद्दुद बर्पा किया है, आप उसकी मजम्मत करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि आप तो भाई अलमबरदार हैं अदम तशद्दुद के, नॉन वायलेंस के। तो गांधी जी ने कहा है, और मैं आपको बता रहा हूं, आप जाके कोई भी हिस्ट्री की किताब पढ़ लीजिए, गांधी जी का बयान ये था कि जालिम ने जितना बड़ा वायलेंस किया है, उसके मुकाबले में जो मजलूम है उसका वायलेंस कहीं नहीं ठहरता है।
ये बातें दीगर मुफक्करीन ने भी कही है, बहुत बड़े लोगों ने कहा है कि जो ऊपर बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरह से जूती से और अपने बूट से और अपने डंडे से और अपनी गोली से और अपने पत्थर से जिस तरह से लोगों को रगड़ रहे हैं, उसके मुकाबले में जनता का वायलेंस कुछ भी नहीं है। कश्मीर के अंदर में मैं पूरे होशो आवाज के साथ कह रहा हूं, जितने आवाम नहीं है उतनी तादाद में पुलिस हो चुकी है और आर्मी और मिलिट्री के लोग हो चुके हैं। शायद जहां तक मैं कह रहा हूं, एक जमाने में 8 लोग होते थे, 8 इंसान पे 1 पुलिस, और भारत में 1,500 पे 1 डॉक्टर हैं। 1,500 लोगों के बीच में 1 डॉक्टर और 8 लोगों के बाद 1 पुलिस। और आजकल पुलिस का मतलब पहला मिलिट्री, पुलिस जो भी कहिए आप, मिलिट्री जो भी कहिए, मुझे लगता है कि ये रेशियो और बढ़ गया। अब 7 हो चुके होंगे या 6 हो चुके हैं। मैं आदादो शुमार में बिल्कुल उस तरह से नहीं जाता कि 6 है कि 7 है। जो मैं कह रहा हूं उसका आप मतलब समझिए। मैं झारखंड में गया हुआ था, झारखंड के अंदर में मैंने देखा कि 9 बजे और 10 बजे आप लोहरदगा जैसे शहर में आप घूम नहीं सकते हैं, इतनी पुलिस। तो सवाल ये है, और आदिवासी लोगों से जब मैंने बात की तो आदिवासी लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग स्कूल मांगते हैं तो स्कूल नहीं देता है, हम लोग पानी मांगते हैं तो सरकार पानी नहीं देता है, हम लोग बिजली मांगते हैं तो बिजली नहीं देता है, और पुलिस और आर्मी हमारे इलाके में आके भेज देता है। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। ये चीजें मुसलमान इलाकों के साथ भी है। सचर कमेटी रिपोर्ट के अंदर में बैंक नहीं मिलेगा मुस्लिम इलाकों में, अस्पताल नहीं मिलेगा, वहां पे और दीगर चीज नहीं होंगे, लोन नहीं मिलेंगे, लेकिन पुलिस हर जगह। आप किसी दूसरे मेट्रो स्टेशन में जाइए, वहां पे पुलिस नहीं दिखेंगे, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया में आप जैसे ही मेट्रो से नीचे बाहर निकलेंगे, लोग गन लेके पड़े हुए हैं। अरे भाई, मुसलमान भी भारत का ही है भाई, उसके अंदर में भी अच्छे लोग हैं, उसके अंदर में भी बुरे लोग हैं। अरे गुंडे वहां पर भी हो सकते हैं, अभय कुमार भी गुंडा हो सकता है, कोई विजय कुमार भी हो सकता है, कोई अब्दुल्ला भी गुंडा हो सकता है। लेकिन आप क्यों समझते हैं कि अब्दुल्ला ही हमेशा गुंडा होगा? ये मानसिकता जो है ये बहुत ही खराब है। और जो लोग भी वायलेंस कर रहा है उसको मैं सही नहीं कह रहा हूं। मैं फिर आपके बिल्कुल। चैनल से अपील कर रहा हूं कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर का जो रास्ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते से एहतजाज करना चाहिए। लेकिन एक बात और याद रखिए, पुलिस की हमेशा कोशिश रहती है, इंतजामिया की हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी कोई बहुत ही अच्छे मुद्दे पे, अच्छे मसले पर जब कोई तहरीक होती है, उस तहरीक के अंदर में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, उसके क्या मुतालबात है, क्या मानना है, क्या ना मानना है, इसके बदले उसको लॉ एंड ऑर्डर, नज्मो जब्त का एक प्रॉब्लम बना दिया जाता है। एक थियरी है, आप याद कर लीजिए। अगर जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर में अगर लोग पानी के लिए सड़कों पे उतरेंगे तो वहां पे सरकार और इंतजामिया को जाके बात कर लीजिए, अच्छा पानी आपके यहाँ नहीं आ रहा है, अच्छा सवेरे नहीं आया, ठीक है शाम को आ जाएगा, थोड़ी पानी की दिक्कत है, हम पानी आपको भेज देंगे। नहीं, उनकी बातों को नहीं सुनना है। उनके 4 मुतालबात में से ऐसा नहीं कि 2 को मान लेंगे, 2 के लिए हम कहेंगे बाद में मानेंगे, नहीं। कोई जाएगा, कोई पत्थर चला देगा, उसी में से कोई पुलिस पे पत्थर चला देगा। और मैं बता रहा हूं, पत्थर चलाने वाले लोग हमेशा मुजाहिरीन नहीं होते हैं। पत्थर चलाने वाले लोग, मैं पूरे होशो आवाज के साथ कह रहा हूं, मेरे पास इसका तजर्बा है, पत्थर चलाने वाले, नारा लगाने वाले ऐसे लोग हैं जिनको पूरी ट्रेनिंग है। मैं इशारतन बात कर रहा हूं, जो चाह रहे हैं कि तहरीक को बदनाम कर दिया जाए। किसानों की तहरीक को कहा गया खालिस्तानी, और जो शाहीन बाग का मूवमेंट हुआ वो आरएसएस के पर्चे में बात लिखी गई थी कि इसको सीरिया से और कहां-कहां से इसको फंडिंग है, और ये सेकंड खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, खिलाफत 2 कहा है। ओके, अभय कुमार साहब, आगे आगे इस बात को जारी रखेंगे। कहने का मतलब यही है, बस खत्म कर रहा हूं, कि वायलेंस बहुत ही बुरी चीज है, वायलेंस की मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन बात वायलेंस से शुरू और वायलेंस पे खत्म नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल।